फिर ही ऐसा हो गया। वाटर ध्यान से सुनो, वो लोग बता रहे उसी चैप्टर के बारे में। तुम लोग बात करोगे तो मिस कर जाओगे। ऑल द इंटेलेक्ट इज विद इन देम। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। अब देखिए, तंजानिया में एक विलेज है, इसमें बताया गया है कि अफ्रीका में तंजानिया है और वहाँ एक विलेज है। माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, शी हैज टू वॉक ए लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर ए फ्यू आवर्स। और वो फिर अपनी मदर की हेल्प करता है। तो माम्बा फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट्स टॉयलिंग हार्ड। वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको मालूम है अफ्रीका की ज़मीन जो है इनफर्टाइल है। बहुत मेहनत करने में दूर से पानी लाते हैं, सब कुछ करते हैं, तभी थोड़ा सा मक्का उगा पाते हैं। इसी तरीके से पीटर लिव्स इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में तो मीडोज हैं, अच्छे अच्छे चारागाह हैं, अच्छी हरी भरी जमीन है। तो वहाँ क्या है, इस फैमिली रन्स ए वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। एवरी डे ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ शीप। तो न्यूजीलैंड में वो आपको मालूम है कि जैसे ज़्यादा वूल कंपनियाँ हैं तो वहाँ भेड़ें बहुत चलाई जाती हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड में तो वहाँ वूल की कंपनी है नाउ। और उसके लिए हम आपको बताएंगे कि क्या आपने एनिमल की रियरिंग के वीडियोस देखे हैं जिसमें साइंटिफिक तरीके से उनकी रियरिंग की जाती है, उनकी बॉडी की मसाज की जाती है, उनकी धुलाई की जाती है और उसको सैनिटेशन किया जाता है। ये बात समझ आई कि नहीं? देयर इज़ ए साइंटिफिक वे। एक होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी थोड़ा कमाते हैं, लेकिन जो न्यूजीलैंड में रहने वाला पीटर है तो उसके वहाँ पर न्यूजीलैंड में उसकी फैमिली बहुत अच्छी तरीके से साइंटिफिक वे में करती है और अच्छी अर्निंग कर लेती है। सो पीटर फैमिली भी वेजिटेबल्स ग्रो करती है। That is, Mamba and Peter stay in two different parts of the world and very different lives. Their difference is because of the difference. ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक जगह की लैंड अलग है, हर एक जगह का जो सॉइल प्रोफाइल है वो अलग है, हर एक जगह की टोपोग्राफी अलग है, टेरेन अलग अलग होता है कि नहीं, जोग्राफिकल फीचर। तो जोग्राफिकल फीचर होने की वजह से कहीं कोई और चीज़ उगाता है तो कहीं कोई और चीज़ उगाता है, कहीं कहीं पर सॉइल अलग होगी। ऐसा इंडिया में भी ये सब जगह सब कुछ नहीं उग सकती। केरल में कहीं कहीं पे कॉफ़ी उग सकती है साउथ में, लेकिन यहाँ नॉर्थ इंडिया में या राजस्थान में नहीं उग सकती। तो कैसी ज़मीन है? क्या आपको मालूम है कि रेड सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल होती है। इसके अलावा भी कई तरीके की सॉइल होती हैं, जैसे एरिड सॉइल होती है। राजस्थान में जैसलमेर में चले जाओ तो हम उन सब के बारे में भी जानेंगे कि अलग अलग मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं और किस मिट्टी में क्या उगाया जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में कॉटन उगाया जाता है, लेकिन यहाँ कॉटन नहीं उग सकता। काली मिट्टी में ही कॉटन उगता है। और इसी तरीके से यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता है, वहाँ शुगर केन उगाया जाता है, लेकिन यहाँ ये सब नहीं उग सकता। तो हमें ये भी देखना होगा कि सॉइल कैसे, वाटर प्रेसिपिटेशन पर भी डिपेंड करता है। या तो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो, वहाँ पर आसपास नदियाँ बहती हों तो ज़मीन कैसी होगी। ड्रेनेज होगी तो ऊपर से लाई हुई सिल्ट से वो ज़मीन बिल्कुल लबालब होगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स भरपूर होंगे। या फिर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होना चाहिए। आपको मालूम है, जो आपने सप्तभगिनियाँ चैप्टर पढ़ा है, तो जो 7 बहनें या 7 सिस्टर स्टेट्स इन इंडिया हैं वो सब जंगल कहे जाते हैं। इंडिया के लंग्स हैं, वहाँ इतनी ग्रीनरी है क्योंकि वहाँ प्रेसिपिटेशन सबसे ज़्यादा है। मेघालय में मौसिन राम में सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन, तो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा। इस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन के बारे में भी हम जानेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन हर जगह हर तरीके के पेड़ नहीं जाएंगे। आप अगर कभी कश्मीर गए हो सारांश, नहीं गए? अगर गए होंगे तो वहाँ पहाड़ों पे आपने कॉनिफर्स देखे हैं, ऐसे ऐसे पेड़ क्यों होते हैं सर? ताकि उस पे सर जो बर्फ गिरती है वो ताकि बर्फ फिसल जाए। इस तरीके से कहीं कहीं ऐसे पेड़ होंगे, कहीं कहीं दूसरी तरीके के पेड़ होंगे, तो इस तरीके से होंगे। तो नॉर्थ में ऐसे पेड़ क्यों होंगे? क्योंकि इस तरीके से पेड़ होंगे जिससे वाटर का प्रिजर्वेशन घने घने होंगे, हीट ज़्यादा पड़ती है। तो देयर इज़ द वेजिटेशन आल्सो डिफर्स
फ्रॉम वन प्लेस टू अदर एंड इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन देयर हाइट, कितनी ऊंचाई पर है, कैसी टोपोग्राफी है, कैसी उस जगह की टेरेन कैसी है, या ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल फीचर कैसा। समझ में आने की बात कि नहीं? वैसे तो इंडिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ डेजर्ट भी मिल जाएगा, यहाँ पर माउंटेन्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आइलैंड भी हैं, हमारे 2 आइलैंड है, अंडमान और निकोबार है, लक्षद्वीप आइलैंड्स भी मिल जाएंगे, कोस्टल एरिया भी है। क्या इंडिया में प्लेट्यू है? हाँ, डेक्कन प्लेट्यू है, तो इस तरीके से प्लेट्यू भी मिल जाएंगे। रिलीफ पैटर्न यहाँ का बहुत अच्छा है, सब कुछ मिल जाएगा इंडिया में, ठीक है। अब देखिए रिलीफ पैटर्न पर भी नहीं, और हमारे पूरे इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम का जाल फैला हुआ है। जितनी नदियाँ इंडिया में है, विश्व के कई देशों में मिलाकर भी उतनी नदियाँ हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है और उसका 90% एरिया डिजर्टेड है, वहाँ 10 डिजर्ट है, 10 मरुस्थल है, और 90% लोग जगह कोई रहता ही नहीं। तो इस तरीके से भी है। नाउ जहाँ पूरी दुनिया में एवरेज 1 स्क्वायर किलोमीटर में 5 से 7 लोग रहते हैं, वहीं इंडिया में 345 लोग रहते हैं। तो आप कंपेयर कर लो इंडिया कितना थिकली पॉपुलेटेड। यहाँ से 4 गुना ज़मीन चीन के पास है, लेकिन वहाँ की जनसंख्या हमारे यहाँ के बराबर, तो उसकी हाफ एरिया वहाँ की भी डिजर्ट है। यूएसए की हाफ जमीन डिजर्ट है। वो जो भी कनाडा के पास वाली सारी जमीन है ना, तो उधर का इस साइड का पूरा यूएसए डिजर्टेड है, यानी वेस्ट। हाँ, डेजर्ट एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, यहाँ का डिजर्ट भी डिजर्टेड नहीं, वहाँ पर भी लोग टूरिस्ट पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ में आई बात कि नहीं? तो लेट अस सी फर्स्ट लैंड के बारे में जानते हैं। लैंड इज अमंग द मोस्ट नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि लैंड पर ही फैक्ट्री बनती है, लैंड पर ही लोग रहते हैं, और लैंड पर ही कल्टीवेशन होता है। तो क्या लैंड को एक नेचुरल रिसोर्स कहेंगे? प्राइम रिसोर्स। किसी आदमी को रहने के लिए लैंड तो होनी ही चाहिए, समुद्र में नहीं रह सकता, लैंड में रह सकता है। तो इस तरीके से लैंड इज ओनली 30% ऑफ अर्थ सरफेस इज लैंड। सो 30% ऑफ अर्थ सरफेस इज लैंड। लेकिन इसमें से भी अगर आप आर्कटिक निकाल दें, अंटार्कटिक निकाल दें, ग्रीनलैंड निकाल दें और कुछ एरिया निकाल दें, तो हाफ ऑफ इट इज ओनली 15%। इट इज वर्दी टू हैव हैबिटेट। अदरवाइज इन सब जगह पर तो -89 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो कोई रह पाएगा? -70 तक तो लोग रहते हैं साइबेरिया, लेकिन -89 बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। और यहाँ कोई वेजिटेशन भी नहीं, तो पोलर रीजन में पहुँच जाएगा। 70 में चूंकि वो रशिया के अंडर में सपोर्टेड है, तो वहाँ पर रशिया में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, तो वो 23 दिन चलती है ट्रेन वहाँ पर, और पहुँच जाती साइबेरिया, सब खाना डाल के आ जाती है। समझ आ गई? अभी वो हम दिखाएंगे कि साइबेरिया में कैसे लोग रहते हैं। लोगों ध्यान से सुनो, वो जो भी बोल रहा है वो हमारे काम की, उसको तुम नोट नहीं कर रहे हो जो श्रेयस बोल रहा है, ऐसा गलत है। The uneven distribution of population in different part is due to the land and climate. अलग अलग जगह पर अभी आपने देखा कि पॉपुलेशन डेंसिटी कम या ज़्यादा क्यों है? It is due to land and climate. तो आप ये देखिए कि जगह जगह पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ब्लैक एरिया ऐसा जहाँ कोई नहीं रहता। इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। आप ये समझिए कि वर्ल्ड की 23% पॉपुलेशन इंडियन है, और भारत में हर एक देश में 20% इंडियन है। अगर तुम हिंदी में चिल्ला के बोलोगे तो 4 आदमी वहाँ समझ ही जाएगा। हिंदी इस तरीके से बोली और समझी जाती है। तो सर रशिया तो सबसे बड़ा है, तो वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन रशिया में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, साइबेरिया बहुत बड़ा एरिया है। समझ आई बात? देख लो, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। इन्होंने कहा क्या चीज़ कही? बात ही करते रहोगे, तुम सब उसे अभी बता दोगे, हम धीरे धीरे बताएंगे। तुम पूरे पिक्चर का क्लाइमेक्स ही बता दे रही हो कि सब लास्ट में क्या पढ़ाएंगे। तुम वीडियो देख के आए, सब बता दे रही हो उसको,
उसको थोड़ा इंटरेस्ट आने दो ना। हाँ, तो उसको यही तो बताने जा रही हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही पॉपुलेशन थिकनेस ज़्यादा है। जो अवीश ने बोला था वही तो तुमने उसे बताया कि हाँ हाँ बहन दिव्या, अवीश ठीक कह रहा है। उसने कहा है कि कर्कवृत्त और मकर वृत्त के बीच सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो वृष्टि होती है और इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। तुम बैठे हो, तुम्हें लाभ मिल जाएगा, वो बता रही सब चीज़ें, लेकिन तुम्हारे बगल अवीश भी है। अब तुम दो ज्ञानियों के बीच में हो गए, ठीक है। देखो यहाँ देखो, तो ये चीज इसने सही कही। कहीं सर आपने पूरा तो मैं दिखा दिया, लेकिन मैं देखता हूँ कि इंडिया यहाँ है और जहाँ हीट ज्यादा होगी वहीं पर बारिश ज्यादा होगी और वहाँ की लैंड सबसे ज्यादा होगी। और आपने सर जो अमेरिका बताया है वो इधर उधर के रीजन है, तो यहाँ पर और रशिया का भी ऊपरी हिस्सा यही है। तो जो ये रीजन है जो ट्रॉपिक्स में पड़ गया उसे ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। क्या कहेंगे बताइए? ट्रॉपिक के अलावा पड़ गया तो सब ट्रॉपिकल रीजन, और जो यहाँ पड़ गया तो पोलर रीजन। तो इन दोनों रीजन को क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल, क्योंकि ट्रॉपिक के बीच पड़ा ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज ट्रॉपिकल रीजन। और सर अफ्रीका रीजन, और जहाँ अगर अफ्रीका है तो अफ्रीका के मध्य से इक्वेटर गुजरता है, सब तीनों ठीक है। तो लेकिन जो भी हो वहाँ पर सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट में तो कोई नहीं रहेगा। देयर आर अदर रीजन्स आल्सो, इसीलिए तो चैप्टर में कई चीजें हैं, लेकिन फिर भी इनका जो है कि सर ट्रॉपिक इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर बिकॉज सन रेज फॉल स्ट्रेट ऑन इट, हेंस मोस्ट ऑफ द एनर्जी, जहाँ एनर्जी ज्यादा होगी लोग वहीं तो रहेंगे, और जहाँ एनर्जी कम होगी तिरछी किरणें पड़ेंगी तो वहाँ सिकुड़ेंगे ठिठुरेंगे, वहाँ क्या रहेगा, कोई -70 में रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, चैप्टर का थीम पकड़ा है वही चीज। दैट तृप्ति इज ऑल्सो इक्विवोकेटिंग एज अवीश, वो भी वही बात कह रही है, ठीक है कि नहीं? पता नहीं लोग 8th के क्लास में क्यों बैठे, 9th 10th में बैठना चाहिए। चलो ये अगली लाइन उन्होंने पढ़ ली होगी, देखो वही चीज अगली लाइन में भी लिखी, दैट इज ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। लेकिन जितने 30% लैंड एरिया है क्या उसमें से सारे पे लोग रहते हैं? So but most of the land, ठीक है, is in land in subtropical region, subtropical and polar region. As very small population density, population density का मतलब होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं? Population density, very less population density. अब देखिए नाउ कई चीजें देखी जाती हैं, so what is the reason of it? That is the topography. टोपोग्राफी का मतलब है ज्योग्राफिकल फीचर, कहाँ पर जमीन कैसी है। इसके अलावा द स्लोप, जमीन स्लोपी है, पहाड़ी है कि प्लेनर है, ये सब टोपोग्राफी में आ जाएगा। तो टोपोग्राफी, इसके अलावा लो लाइंग एरिया, लो कुछ लो लाइंग एरिया जैसे बिहार को कहा जाता है कि तीस्ता नदी का शाप है वहाँ पर, मतलब वहाँ पर वो बाढ़ ले आती है बार बार। तो इस तरीके से डेजर्ट एरिया thickly forested area, these are also the determining factor कि वास्तव में कहीं पर फॉरेस्ट ज्यादा है। अब अमेजन के जंगलों में तो कोई रहने नहीं जाएगा, माउंटेन पे भी नहीं रहेगा,
माउंटेनी एरिया। प्लेट्यू, कितना प्लेट्यू है ना भारत में, ये ऐसे, तो ये प्लेट्यू कहाँ पर है इंडिया में, बोलो? सर डेक्कन का ये प्लेट्यू है। और फिर इसके अलावा जब ऊपर चलेंगे तो यहाँ मालवा प्लेट्यू है। ये सारा प्लेट्यू में कभी भी बादल आएंगे तो वो इन पे बारिश नहीं करते, सिंपली निकल जाता है। इसीलिए पूरा यहाँ लद्दाख का रीजन जो है ना, जिसको कि चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया है, लद्दाख के उधर वाला जो तिब्बत का है, वो पूरा प्लेट्यू था। इतने बड़े तिब्बत में सिर्फ 60,000 लोग रहते थे, तो कोई क्यों नहीं कब्जा कर लेगा? वहाँ कुछ चाइना के पास चला गया। चाइना के पास चला गया, जवाहरलाल नेहरू बोले ले जाने दो ले, और तिब्बत को वादा किया था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। लद्दाख तो है, लद्दाख हमारे पास है, लेकिन तिब्बत को इन्होंने किया था कि ठीक है, तिब्बत पहले हमारे पास था। हमारे पास नहीं था, ये अलग टेरिटरी थी, लेकिन इतनी बड़ी टेरिटरी वो हमारे ऊपर विश्वास रखती थी, चाइना ने लूट लिया। हम अगर उस समय थोड़ी सेना रखते तो इन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था कि हिंदी और चीनी भाई भाई हैं, और उसने धोखा दे दिया। हमारे लोग 13 गोलियों के साथ भेजे गए, तुमको भेज देगा 13 आदमी को मार देना, तुम्हारा दिल नहीं भेजा। लोगों को भर भर के गोली देनी चाहिए। इन्होंने बंदूकें ही नहीं बनाई। फिर इसके बाद स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री 62 में बनाई गई भारत में, और 62 में ही मेरे फादर 10th फेल थे, उनको नौकरी लग गई। क्यों? क्योंकि उस समय जब गोलियां थी नहीं, वहाँ लोग मर रहे थे। जितने लोग बर्फ में जमे हुए थे उनके हाथ में बंदूकें थी, ऐसे फाइटिंग पोजीशन में मरे हैं। वहाँ पर उनको जब निकाला गया खोद के, वो भागे नहीं। आपके फादर डिफेंस में थे? फादर डिफेंस में नहीं थे, जिनमें गोलियां बनती उनमें फिर बहुत बड़ी संख्या में नौकरियां लगी। अच्छा बैरक। समझ में आई बात कि नहीं? तो बहुत बुरी स्थिति थी। हम लोगों ने कभी, और बहुत सारा हिस्सा हमने चाइना के युद्ध में खो भी दिया, 62 आदमी, जो भी हो। लेकिन जो प्लेट्यू है वहां पर क्या होता है बताइए? देयर इज नो रेन। प्लेट्यू में बादल आएगा तो क्या बरसेगा? तो इस तरीके से ये सब डेक्कन प्लेट्यू है, ये मालवा प्लेट्यू है, ये सब कैसा है? नो रेन एरिया। इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ कम ही कम है। अगर हम दिखाएंगे आपको तो उसमें पता चलेगा। प्लेट्यू के रीजन में ज्यादा नहीं है, छत्तीसगढ़। ये सब आप देखेंगे तो इसमें कमी कम है। चलो ठीक है। और इसके अलावा और क्या बताइए? आर नॉर्मली लेस, ये डिटरमाइंस द पॉपुलेशन। ये सब चीजें क्या डिटरमाइन करती हैं? डिटरमाइन द पॉपुलेशन। इसके अलावा रेन प्रेसिपिटेशन भी डिटरमाइन करेगा। अब जरा देखो लैंड यूज, अगली हेडिंग पे लैंड यूज। Land is used for different purposes: agriculture, forestry, mining. Land is used for forestry. हिंदी लिख नहीं रही हो? Mining, खुदाई के लिए भी काम किया जाता है, फॉरेस्ट्री के लिए काम किया जाता है, एग्रीकल्चर खेती के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा लिविंग के लिए क्या? हाउसिंग एंड इंडस्ट्री, हाउसिंग, फैक्ट्री एंड रोड्स, रोड्स भी बनाई जाएंगी। इतने सारे तो लैंड के काम है। दीज आर द लैंड यूज। अब देखो, यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर। हम किस जमीन को कैसे यूज कर सकते हैं, ये चीज डिटरमाइन करेगी कि वहाँ की ज़मीन कैसी है। बहुत रेतीली ज़मीन पर भी खनन नहीं किया जा सकता माइनिंग, क्योंकि तुम जितना खोदोगे रेत फिर उसी में चली जाएगी। तो रेतीली ज़मीन पर नहीं किया जा सकता है। जैसे झारखंड में माइनिंग होती है, अलग अलग ज़मीन का अलग अलग यूज़ है। समझ में आई बात की नहीं? तो ये हमें देखना होगा कि कौन सी लैंड है, उसका क्या यूज़ किया जा सकता है। कहीं पर खेती के लिए यूज़ की जाती है। यूपी की कैसी है? बिल्कुल प्लेन एरिया है। तो अब हम देखें टोपोग्राफी ऑफ इंडिया कैसी है। जैसे बिहार की जमीन खेती। चेक करें। हाँ, फैक्ट्रीज एंड के बाद क्या लिखना है? फैक्ट्रीज के लिए एंड रोड्स, रोड्स बनाने के लिए किया जाता है। जरा देखो, हम ये देखेंगे टोपोग्राफी ऑफ इंडिया। टोपोग्राफी ऑफ इंडिया। चलो, तो ये देखो, इंडिया में बिल्कुल प्लेन लग रहा है। नॉर्थ इंडिया देखो कैसे है, बिल्कुल प्लेन लग रहा है।
और रेयर्ड कौन सा लग रहा है? टेबल टॉप। ये टेबल टॉप लग रहा है ना, यस सर। और ये हिमालयन, सर प्लेन। ये सब रीजन बहुत खेती योग्य है, ये भी कोस्टल एरिया। इसको देखने से आपको क्या लगता है बताओ, जो ये वेस्टर्न घाट ज्यादा चौड़े हैं कि ईस्टर्न घाट? ईस्टर्न घाट बहुत ज्यादा चौड़े हैं, ठीक है। तो इसको फिर से देख लें, इसी चीज को दिखाया गया, ये देखो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, आगे देखेंगे। सर आवाज बढ़ा देंगे। इंडिया की ज्योग्राफी दिखा तो दिया। आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे बताया जाएगा। देखो लैंड यूज तुमको पता चल गया है, इट इज लैंड यूज, इट कैन बी, ये तो हमने देखा कि कई तरीके से यूज हो सकता है, बट लैंड यूज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, आइदर इट इज प्राइवेटली ऑक्यूपाइड और इट इज कम्युनिटी लैंड। कुछ ऐसी जमीन होती है जो कम्युनिटी की होती है और कुछ होती है कि प्राइवेटली किसी के द्वारा रखी गई। तो बुक में दिया है कि लैंड किस तरीके की हो सकती है, कॉमन प्रॉपर्टी भी हो सकती है या इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो सकती है। लैंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल, ओन्ड बाय इंडिविजुअल, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि ओन्ड बाय कम्युनिटी, ओन्ड बाय कम्युनिटी, कोई समुदाय के द्वारा रखी जा सकती है। जैसे पार्क है तो ये कम्युनिटी लैंड है, और जैसे तुम्हारा घर है तो वो तुम्हारी जमीन चलिए ओके। पीपल आर ग्रोइंग डे बाई डे, हाउ एवर द लैंड इज लिमिटेड। इसीलिए क्या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, एक के ऊपर एक फ्लैट बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो सबको बंबई में रहना है, दिल्ली में रहना है। क्या दिल्ली की जमीन बढ़ सकती है जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं? तो इसलिए हमें उसी लैंड में ही लोगों को एकोमोडेट करना है। सर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सर दाम भी तो बढ़ेंगे। एक पॉपुलेशन ब्लास्ट हो जाएगा, अगर ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एक ऐसा समय आएगा, ये डार्विन का सिद्धांत है, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक एक ग्लास पानी के लिए भी लोगों का कत्ल करेंगे, क्योंकि सर्वाइवल के लिए मरेंगे ना लोग एक दूसरे के लिए। तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होगा। जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही, 800 करोड़ हो गई है, और बढ़ेगी तो क्या होगा बताइए? क्या अर्थ के रिसोर्सेज बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, हम उन्हें एक्सप्लॉइट करते जाएंगे एंड अल्टीमेटली रिसोर्सेज डिप्लीट होने लगते हैं। अगर पहले रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, लेकिन क्या पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से रिसोर्स कंटामिनेट हो जाएंगे? तुमको मालूम है हम लोग जो गंदगी है, जितना कूड़ा निकालते हैं, उससे हमारी लैंड पर जहाँ जहाँ लैंड फिल की जाती है, कूड़ा रखा जाता है, वो परमानेंटली डिजर्टेड हो जाता है, इनफर्टाइल। वहाँ पर क्या जहाँ जहाँ ये कूड़ा ये सब फेंका जाएगा, ये प्लास्टिक फेंकी जाएगी, क्या वहाँ फसलें उगेंगी? और अगर उगेंगी तो उस क्वालिटी ऑफ क्रॉप का क्या होगा? क्या उसमें पॉइजन नहीं होगा? क्या उसमें केमिकल नहीं होंगे? तो ऐसी चीज़ों को खाने में क्या होगा? देयर विल बी डिसीज। जहाँ पहले कम लोग थे, लैंड भर भर के चीज़ें देती थी क्रॉप, लोगों के ज़्यादा होने से हम उसमें फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है फर्टिलाइज़र डालने से लैंड के लिए अच्छा है, केमिकल डालने से? ये अच्छा नहीं है, क्योंकि थोड़े दिनों में वही लैंड डिजर्टेड हो जाती है। ऐसा हम लोगों ने कैलिफोर्निया में देख लिया, वो जंगल में बदल गया। वो 5 फसल निकालता था अमेरिका उसी जमीन से, और ऐसे धुएं के गुबार उड़े रेत के 3-3 मंजिला कि वो भूतों का शहर बन गया। लोग भागे छोड़ के वो शहर, समझ वो रेत बन गया। तो इसलिए हमें क्या करना है? किसी चीज का एक्सप्लॉइटेशन नहीं, दोहन नहीं करना। आगे देखिए, नाउ देयर आर द अदर यूजेस। कभी कभी क्या होता है, पीपल आर एनक्रोचिंग। एनक्रोचमेंट जानते हो कि कई बार अतिक्रमण कर लेते हैं। दे आर कैप्चरिंग कम्युनिटी लैंड फॉर मेकिंग देयर इंडिविजुअल। कम्युनिटी लैंड कई बार फॉरेस्ट भी है या ओन्ड बाय गवर्नमेंट भी हो सकता है,
लोग धीरे धीरे फॉरेस्ट में कब्जा करते चले जा रहे हैं और उससे अपने अपना बनाते जा रहे हैं, इसीलिए तो अतिक्रमण हटाया जाता है। Yes. Now, that is we land pattern is changing. क्यों चेंज हो रहा है? Is changing. तो लैंड पैटर्न चेंज हो रहा है। आपने पिछले भी चैप्टर में पाई चार्ट देखा था कि कितने परसेंट फॉरेस्ट है, ऐसा आपको दिखाया गया है पाई चार्ट की नहीं? नहीं है तो फिर अभी दिखा देंगे। तो अगर देखें, मुझे लगता है आपकी क्लास में था, छोटी क्लास में तो नहीं होगा, नहीं था। चलो ठीक है, ये मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ कि जो लैंड पैटर्न है वो बदलता जा रहा है। लैंड पैटर्न इज चेंजिंग। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों की एक्टिविटी की वजह से लैंड पैटर्न चेंज हो रहा है। देखो नीचे क्या लिखा है कि हमारी लैंड डिग्रेड भी हो रही है। सो पैटर्न इज चेंजिंग इन इंडिया। इट इज ड्यू टू लैंड डिग्रेडेशन। लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। और क्या क्या हो रहा है? लैंड स्लाइड हो रही है तो पैटर्न चेंज हो रहा होगा। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन हो रहा है। इसी तरीके से डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन का क्या हो रहा है कि डिजर्टिफिकेशन का अभी क्या मतलब समझते हो? सर डेजर्टिफिकेशन वो होता है जो एक फर्टाइल जो लैंड है वो डेजर्ट में जब कन्वर्ट हो अगर ये ऐसा कुछ भी हो रहा है किसी देश में, ये तो बदलता रहता है। हाँ। कभी कभी कोई जमीन फर्टाइल भी हो जाती है और कभी कभी जो फर्टाइल लैंड डिजर्ट भी हो जाती है। हम कैसे यूज करते हैं उन सब चीजों पर निर्भर करता है। डेजर्टिफिकेशन में फर्टाइल हो जाती है डिजर्टिफिकेशन। बहुत सारा डेजर्ट यहाँ का था, वो फर्टाइल होता गया। ये जोधपुर में कभी बारिश नहीं होती थी, बारिश होने लगी है। यहाँ सिर्फ बबूल और कीकर के पेड़ उगा करते थे, आज नीम के पेड़ हैं। तो आप देखोगे ये सब रेन प्रेसिपिटेशन है। जैसे रेन पैटर्न बदलेगा वैसे लैंड पैटर्न भी तो बदलेगा। अभी तुम जाके देखो, दुबई में बाढ़ आ रही है, अबू धाबी में बाढ़ आ रही है, सऊदी या अमीरात में या सऊदी अरब में बाढ़ आ रही, कभी नहीं आती। वहाँ तो सर रेगिस्तान है। लेकिन जब जब प्रेसिपिटेशन का पैटर्न बदलेगा तो उसकी वजह से लैंड पैटर्न भी बदलेगा ना। फिर वहाँ क्या वो नहीं उगेंगी, हरियाली नहीं हो जाएगी। ये सारी चीजें नाउ। तो इसके अलावा भी देयर आर एग्रीकल्चरल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तुम अनिकेत इस चित्र में क्या देखते हो? 4 चित्रों में लगातार क्या दिखाया गया? पहले चित्र में क्या देख रहे हो? सर एक फार्मर फार्मिंग कर रहा है। दूसरे चित्र में जो कुटिया थी उसका क्या हुआ? सर वो थोड़ा डेवलप हो गया, फिर उसकी जगह आपने देखा कि घर बन गए और जो खेत में बैल थे क्या उनकी जगह ट्रैक्टर आ गए। यस। और तीसरे फिगर में तुमने क्या देखा? सर बिल्डिंग्स गाड़ियां आ गई और जो खेत था वो पार्क हो गया, खेत ही पार्क में बदल गया। और चौथे में पार्क झूले में बदल गया, सिटी बन गया। पार्क में झूला हो गया, पीछे एरोप्लेन भी उड़ रहा है, एरोप्लेन भी उड़ने लगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी लैंड का यूज बदलता चला जाएगा। हाँ? क्या बड़ी? तो अब देखो स्ट्रीट लाइन बन गई। कन्वर्जन ऑफ लैंड, देखो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। सर एरोप्लेन आ गए फोर्थ में। क्या लैंड एक रिसोर्स है और उसको कंजर्व करना चाहिए? तो यहाँ लिखा है कि संरक्षण, growing population has led to a large scale destruction of forest, arable land and has created forest and arable land and created a fear of losing their natural resource. Present rate of degradation must be checked. हमें कैसे रोकना चाहिए? As the population is increasing, land is getting degraded and we have to check it. अगर हमने इस लैंड के डिग्रेडेशन को नहीं रोका then land will lose its resources. लैंड में तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो हमें इसको कैसे प्रमोट करना चाहिए? We should promote it by afforestation. हमें जितने पेड़ अगर हम काटते हैं उनकी जगह नए पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है? So we should prevent land degradation. Land is getting degraded.
getting degraded due to increases। पर यह सेंटेंस कंप्लीट करो। ड्यू टू इंक्रीज, किसके इंक्रीज होने से लैंड डिग्रेड हो रही है? बोलो। करेक्ट। जैसा इन्होंने बताया कि पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के बढ़ने से लैंड डिग्रेड हो रही है। अब देखो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? We should stop it। फर्टिलाइजेशन करके वो जो मेल फीमेल से बच्चा पैदा होता है उसका हमें क्या करना है? देखो वही बात बोली उन्होंने कि बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो दूसरे बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये साइंस में चली गई और हम लोग ज्योग्राफी में। थोड़ा फर्क है, एक ही बात है, वही बात वो भी बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन ही ज़्यादा ठीक लगेगा ना। ज्योग्राफी पढ़े, ज्योग्राफी में। चलो, we should stop it by afforestation। हमें जंग बोलो। एफॉरेस्टेशन का मतलब है लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। और क्या करना चाहिए? सर रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि हमें एक पेड़ काट के दो। एफॉरेस्टेशन, दैट इज एफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया कि और जंगल बढ़ाना, उसको रिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन में दिखा दे रहा हूं। रिफॉरेस्टेशन से जंगल बढ़ाना और हाँ, एफॉरेस्टेशन का मतलब है एक पेड़ काटना है तो एक लगाना, इतना ही। सेम अमाउंट। हाँ, उतना। लेस यूज ऑफ, एक में जंगल उगाने, एक में पेड़ उगाने। जैसे तुमने उसमें देखा था पीछे 18% से 23% एरिया हो गया, वो रिफॉरेस्टेशन। और जहाँ आपने एक पेड़ काटा एक लगा दिया, ओके। इतनी सारी चीज हो गई। और चेकिंग द ओवरग्रेजिंग, अगर के लोगों ने, मवेशियों ने किसी घास को ओवरग्रेज कर लिया तो भी तुम्हारी जमीन इनफर्टाइल हो जाएगी। यहाँ लोग काले हिरन का जो है वो करते थे, पूजा करते थे, और वहां पर इतने काले हिरन हो गए कि वो लोग जो नई नई सैपलिंग्स आती थी ना प्लांटिंग, वो भी खा जाते थे। तो जमीन में अब घास उगना ही बंद हो गई, वो काले हिरन भी मारे गए और सैपलिंग भी, और रेगिस्तान डेजर्ट बन गया, वरना ये हरा भरा क्षेत्र था। अब देखिए सॉइल, किसी लैंड में हम लोग सॉइल देखें कि सॉइल कितनी तरीके की होती है। जैसे हमने तुमको बताया काली मिट्टी, नीली काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, तो ये सभी मिट्टियों, पीली मिट्टी, इन सब के बारे में समझे। मीठी मिट्टी। That is soil. Soil affect the cultivation and type of crop production. Soil is made up of organic material, mineral, weathered rock। soil बनती कैसे? चेक करो। ये मान लीजिए ये कोई माउंटेन है, माउंटेन में जैसे जैसे अनइवन हीटिंग होगी तो इसमें क्रैक डेवलप हो जाए, क्रैक डेवलप हो गए। क्रैक डेवलप होने के बाद इसमें बारिश हुई, बारिश हुई तो बारिश होने के बाद क्या इसमें पानी भर जाएगा, अंदर तक चला जाएगा, पानी भर जाएगा। तो अब इसी में जब -30 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा तो क्या बर्फ बनेगी? Yes, sir. क्या बर्फ जब बनती है तो बढ़ जाती है, इस टाइम तुमने देखा ऊपर उठ जाती है। तो अगर इसमें बर्फ बढ़ेगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या ये पत्थर चिटक जाएंगे, और चिटक जाएंगे देन इट इज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इससे क्या होगा? और वेदरिंग ऑफ रॉक से क्या होगा बताइए? माउंटेन स्लाइड होगी, लैंड स्लाइड होगी। तो ये लैंड जब स्लाइड होगी तो पेबल्स नीचे आ जाएंगे, जब पेबल्स नीचे हो जाएगी तो यहाँ पर बहुत सारी पथरीली जमीन होगी, जैसे भांगर, खादर, ठीक है, इस तरीके से कई जमीनें होती चली जाएंगी। जैसे उत्तराखंड इन सब में देखा ना तुमने, हरिद्वार में बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर हैं, लेकिन वही जब रोल हो के नदी के साथ नीचे पहुंचेंगे देन अल्टीमेटली दे विल बिकम ए फाइन सिल्ट, और वही वो जमा कर देंगे। तो इस तरीके से सॉइल बनती कैसे? सॉइल बनती है, इसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक रॉक्स ही नहीं होती हैं, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। जैसे तुम जो सॉइल, इट इज ए 1/2 मीटर थिक एरिया ओवर द लिथोस्फीयर, दैट इज नोन एज सॉइल।
विच कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। सॉइल किसे कहते हो, ठीक है कि नहीं। सॉइल क्या चीज है जिसमें बैक्टीरिया रहती हैं। हम लोगों को सॉइल में दफनाया जाता है क्योंकि बैक्टीरिया खा सकें। अगर बहुत अंदर डाल दे तो वो बॉडी प्रिस्टाइन है, उसको कुछ नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया क्या उसे डिकम्पोज कर पाएंगे। तो सॉइल में अगर बरी किया जाए किसी को तो किसमें करना चाहिए, सॉइल है क्या। तो बुक में लिखा है इट कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर। क्या चीज करती बताइए, सॉइल इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल एंड वेदर ड्रॉप। वेदर ड्रॉप मंगल समझे तुम, ये जो टूट फूट वाला। तो सॉइल is made of organic matter, weather drop टूट फूट से जो बनी है, and minerals में बहुत होते हैं सॉइल में। that is अब ये देखो कि अगर इसमें दिखा देगा तो अच्छी बात। मिनरल ऑन सी बीच, सर पीछे बैठ जाओ, यहाँ से दिखाएंगे। मेटल ऑन सी बीच, अब वो दिखा देंगे। मिनरल ऑन सी बीच, कोई बात नहीं, इसको बाद में दिखाएंगे, अभी नहीं दिखा रहा। आगे देखो। सो राइट मिक्सचर ऑफ, अगर सॉइल में बहुत सारे मिनरल हो, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब मिनरल है जो अलग अलग मेटल और नॉन मेटल्स के ग्रुप होते हैं ना, जैसे क्लोरीन, ये सभी होने चाहिए। जो भी चीज़ है कोई ना कुछ तो होने चाहिए, सोडियम, पोटेशियम, कई तरीके के मेटल और नॉन मेटल हो वो भी होने चाहिए, और ऑर्गेनिक मैटर भी होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर का क्या मतलब है, तुम्हें मालूम है कि ये जो पार्क में बहुत सारा पेड़ गिरता है, सड़ता है, तो उसकी जमीन बहुत हल्की हो जाती है मिट्टी। ऑर्गेनिक मैटर तो ऐसे में अगर इन दोनों का सही कंपोजिशन होगा तो वो सॉइल बहुत हल्की हो जाएगी, दैट सॉइल विल बी लाइटर। ओके, जैसे ये देखो, ये पार्क की मिट्टी है, ये कितनी लाइटर है। सो इट कंटेन्स बोथ ऑर्गेनिक मैटर है और इतनी लाइटर है, इट इज नॉट हैवियर। अगर तुम इसको उठाओगे इट इज वेरी लाइटर। इतना करने के लिए खाना नहीं वो बताएंगे, नहीं अब देखो तो थोड़ा सा तुम्हें इसका टेक्सचर पता चलेगा। टेक्सचर देखना, ये देखो भारी हो गई, भारी तो हो गई, लेकिन ये मिट्टी ऐसे लगेगी जैसे a correct mixture of minerals and organic matter makes the soil fertile। इस सेंटेंस को रिपीट करो तक, देखा ये परिणाम होता है। आप लोगों के सामने आप बोलो। Mixture of soil and water makes the soil fertile। बहुत अच्छी बात है। Mixture of organic matter and minerals। Organic matter and mineral makes the soil fertile। ये बात। Correct mixture of दोनों चीजें, ऑर्गेनिक मैटर हो एंड मिनरल। The soil fertile। Now, on the basis of ownership, तृप्ति, लैंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? सर बोलो पड़ गया।
सर हाँ बोलो। सर क्रस्ट मेंटल ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? फॉर्म कौन सा है? on the ownership of individual and sir ownership of community. अलग बैठा करो, उसको भी डिस्टर्ब कर रही हो। इसको ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कितने बार में डिवाइड किया गया? आज उसकी पूरी क्लास खराब कर दी तुमने। कल से नहीं बैठना इधर। हाँ बोलो। जो हमारे यहाँ मानसून आते हैं वो कहाँ से आते हैं? कहाँ से? कहाँ से आते हैं हमारे यहाँ मानसून? सब तुमने आज की क्लास करा। मेरे को लगा सर इनसाइड द लैंड इतना ही रखो। थैंक यू सर। यहाँ पे जाएगा। धन्यवाद।